हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में हिंदी पैडागोजी से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 15 मार्क्स रहता है हिंदी पैडागोजी से और 15 जो रहते हैं आपके गद्यांश और पद्यांश से आते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगे। आइए अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना। तो हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। ये क्या होता है कि इससे बच्चों को साहित्य से परिचित कराया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है कि हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि इससे हिंदीतर भाषाओं की रचना और उसकी शैली से बच्चों को परिचित कराया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार देना। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से क्या होता है कि उनकी संवेदनाओं को विस्तार दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। तो सिर्फ हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना इसका औचित्य नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, जिसमें कि बच्चे का उच्च भाषाई आकलन हो सके। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? ऑप्शन नंबर सी है कि नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, या मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि अगर नीलकंठ की कहानी, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्दों में, बच्चा जब अपने शब्द में किसी चीज़ को अगर बताता है तो उसे और भी अच्छा माना जाता है, और ये भाषाई आकलन की दृष्टि से ये काफ़ी सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चा जितने भी वो अपने माध्यम से अपने शब्द को लिखेगा, इससे बच्चा क्या है कि बच्चा काफ़ी एक्टिव होगा, बच्चे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों ऑप्शन जो हैं, ये इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो रटा रटाया जवाब दे सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि इसमें बच्चा जो है वो अपने विचार प्रस्तुत करेगा कि और कि नृत्य भंगिमा के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सभी बच्चे के अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग थॉट्स होंगे, तो उसको वो प्रस्तुत करेगा। तो ये भाषाई आकलन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा माना जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया, या भाषिक पठन सामग्री। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में जो समृद्ध भाषिक परिवेश होता है उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ संचार माध्यम या विद्यालय परीक्षा के द्वारा या सिर्फ पठन सामग्री के द्वारा हम लोग इसे अर्जित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो समृद्ध परिवेश जो होता है वो भाषा अर्जित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये खासकर छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो समृद्ध परिवेश जो होता है उसे काफ़ी बेहतर माना जाता है भाषा अर्जित करने में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक
है। बहुभाषी कक्षा किसे कहा जाता है? तो बहुभाषी भाषी कक्षा उसे कहा जाता है जिस कक्षा में बहुत सारे भाषा बोलने वाले बच्चे हों। जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं वो बंगाली बोल रहे हैं, कुछ बच्चे पंजाबी बोल रहे हैं या कुछ बच्चे गुजराती बोल रहे हैं। इसमें क्या है कि कक्षा में बहुभाषिकता है। तो इस क्वेश्चन का आइए अब हम ऑप्शन को देखते हैं। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही स्वीकार करने के लिए कहें, या शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। ऑप्शन नंबर सी है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, या शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। बच्चा जो है वो जैसी भाषा बोल रहा है उसकी भाषा को स्वीकार करे, ना ही ऐसा नहीं कहा इसमें जा रहा है कि सिर्फ शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, सिर्फ वो अपने ही भाषा में कहें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपने भाषा में ही कहें, अन्य भाषा को वो नहीं सीख सकते हैं। या फिर शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, तो ये भी सही नहीं है कि बच्चा सिर्फ अपने भाषा में, सब बच्चे अपने अपने भाषा में क्या है कि वो गीत कविता कहें। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डैश से ग्रसित है, यानी कि जो रूबीना है इसको लिखने में समस्या हो रही है। तो वो किस चीज़ से ग्रसित है? डिसलेक्सिया से, डिसग्राफिया से, भाषाघात से, या डिसकैल्कुलिया से। तो बच्चा को जब लेखन संबंधित समस्या होती है, यानी कि बच्चा जो है उसे लिखने में जब समस्या होती है तो उसे कहा जाता है डिसग्राफिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। डिसलेक्सिया जो होती है इसमें क्या होता है कि बच्चे में पठन संबंधी समस्या होती है। डिसकैल्कुलिया में क्या होती है कि बच्चों को इसमें क्या है, गणना संबंधी यानी कि गणित संबंधी समस्या जो होती है उसे डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। और जब लेखन संबंधी जब समस्या होती है तो इसे डिसग्राफिया कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो और ये काफ़ी इजी भी है, तो इसे आप ध्यान में रखें कि किससे क्या होता है। डिसलेक्सिया से क्या होता है, किससे पठन विकार होता है, पढ़ने में समस्या होती है। डिसग्राफिया से क्या होता है कि इसमें लेखन संबंधी समस्या होती है, बच्चे को लिखने में समस्या होती है। और डिसकैल्कुलिया में क्या होता है कि बच्चों को गणना संबंधी यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित, गणित से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। हिंदी भाषा का साहित्य एवं अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक एवं विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक, या हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में हिंदी भाषा की साहित्य और अन्य मुद्रित जो सामग्रियाँ जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। इसमें क्या नहीं है ये पूछा गया है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण, या भाषाई परिवेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, वो है व्याकरण। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में स्वाभाविकता भी होती है, सहजता भी होती है, और भाषाई परिवेश, ये तीनों जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन व्याकरण जो होता है वो इसका मुख्य आधार नहीं है। भाषा सीखना क्या होता है? भाषा सीखना वो होता है जब हम किसी चीज़ को पढ़कर, ठीक है, या
सीखते हैं, तो उसको कहते हैं भाषा सीखना। और भाषा अर्जित करना वो होता है जो हम अपने परिवेश से अर्जित करते हैं। ठीक है? हम जिस घर में रह रहे हैं, मान लीजिए बच्चा जो है वो गुजराती परिवार में रह रहा है, तो बच्चा क्या है कि वो गुजराती भाषा बोलना सीख जाता है। ठीक है? ये क्या हुआ, इसे भाषा अर्जित कहा जाएगा। ठीक है? बच्चे ने इस भाषा को सीखा नहीं है, बल्कि वो इन्वायरमेंट से, जैसा इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो भाषा को क्या किया है, वो सीख गया है। तो इसे ही भाषा अर्जन कहा जाता है। लेकिन बच्चा क्या है, जब स्कूल में जा कर के वो अन्य लैंग्वेज को सीखता है, तो उसको भाषा सीखना कहा जाता है। तो दोनों में ये अंतर है, इसे आप ध्यान में रखें, क्योंकि भाषा सीखना और भाषा अर्जन, इनसे भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में। तो भाषा सीखने क्या है, जो हम विद्यालय में जाकर के सीखते हैं, और भाषा अर्जन क्या है, जो हम अपने परिवेश के माध्यम से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी, जैसे वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डैश को पोषित करता है। सूत्र शैलियाँ, शैलीय व्याकरण को, संदर्भ में व्याकरण को, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण को, या प्रत्यय का समस्त ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चीज़ों को संदर्भ में बताना, व्याकरण को संदर्भ में यानी कि कॉन्टेक्स्ट में बताना, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी जब आप पेडागोजी में संदर्भ शब्द को जैसे ही देखें, ये काफ़ी पॉजिटिव शब्द है। संदर्भ देखें तो हमेशा ये हमेशा पॉजिटिव और इशारा करता है, और हमेशा यही आंसर होगा। तो इन छोटी-छोटी बातों को भी आप ध्यान में रखें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्य विधाओं से, या पठन सामग्री से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि उसमें साहित्य विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मानते हैं? निगमन विधि को, पाठ्यपुस्तकीय विधि को, अनुवाद विधि को, या आगमन विधि को? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने की जो किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी मानते हैं, तो वो है आगमन विधि। आगमन विधि किसे कहा जाता है? आगमन विधि में पहले हम बच्चों को उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को बताते हैं। ठीक है? पहले बच्चों को हम उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं, उसके बाद हम नियम पर जाते हैं। इसे टीचिंग में काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे बच्चे जो हैं वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि वो होती है जिसमें बच्चों को पहले रूल्स बताए जाते हैं, यानी कि बच्चों को पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उनको उदाहरण बताए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगमन और निगमन विधि से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे भी आप ध्यान में रखें कि आगमन विधि किसे कहते हैं और निगमन विधि किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो 10 क्वेश्चंस है ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लगातार करते रहेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप डेली क्लासेस से जुड़कर अपने इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।